तो लास्ट टॉपिक में हमने पॉइंट से प्लेन और लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं, आप लिख सकते हैं इमेज ऑफ पॉइंट P x1, y1, z1 on the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0। एक पॉइंट की इमेज अपने को फाइंड आउट करना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्लेन। इमेज आप समझते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि रियल और वर्चुअल इमेज, तो वही इमेज अपने को फाइंड करना है। इस P की इमेज अपने को प्लेन के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है कि अगर अपने को प्लेन दिया हो और एक पॉइंट दिया हो, पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इस P की इमेज कहां बनेगी इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो देखें आप फिर से, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन का नॉर्मल हो गया, जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है ABC, ये दिए हैं DRs ऑफ नॉर्मल्स ऑफ प्लेन। ठीक है, P जिसकी इमेज अपने को निकालना है उसको मैंने क्या सपोज कर लिया, x1, y1, z1। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको मैंने ले लिया Q। अच्छा, Q को हम क्या बोलते हैं, कई बार आपको पता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। Q को हम क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इस P की इमेज अपने को इस प्लेन के रिस्पेक्ट में निकालना है। हम क्या करते हैं उसके लिए, देखिए P x1, y1, z1, Q फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम सीख चुके हैं 2-3 बार, फिर से मैं रिपीट करूंगा अभी, जिसको मैंने क्या सपोज कर लिया x2, y2 और, तो मैंने क्या करा, जो PQ की लेंथ है आप समझना, जो P से Q की लेंथ है उतनी ही डिस्टेंस पे मैंने क्या करा, एक पॉइंट R सपोज कर लिया, एक पॉइंट R लिया, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या सपोज कर लिए, x, y, z। इसको आप ले सकते हैं, इस पॉइंट को मैंने R लिया, कोऑर्डिनेट क्या लिया मैंने, x, y, z। तो और देखिए R इस तरीके से लिया कि PQ इज इक्वल टू QR। बात समझ में आ रही है, जो P से Q का डिस्टेंस है वही Q से R का डिस्टेंस है। P अपने को दिया है और ये जो दे रखा है अपने को प्लेन, इसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है। पॉइंट और प्लेन को लेके Q के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम सीख चुके हैं। तो अगर अपने को R निकालना हो, समझना आप, P अपने को दे रखा है, R क्या होगा इसमें, इमेज ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन। R क्या होगा, इमेज ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, और Q क्या होगा इसमें, P और R का मिड पॉइंट, क्योंकि हमने PQ इज इक्वल टू क्या लिया है, QR। P अपने को दे रखा है, Q अगर आप फाइंड आउट कर लें तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू x, y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू y, और z1 प्लस z2 बाई 2 इज इक्वल टू z। तो उसको लेके भी आप x, y, z निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए फिर से देखें आप, PQ क्या होगा, परपेंडिकुलर। भाई कैसे भी करके अपने को Q के कोऑर्डिनेट निकालना। PQ क्या है, परपेंडिकुलर, और PQ किसके पैरेलल है, इस प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल। तो नॉर्मल के DRs क्या है, ABC, तो इस PQ के DRs भी क्या होंगे, ABC। लास्ट टॉपिक में समझा हमने। अब जो लाइन PQ दिख रही है वो पास कहां से हो रही है, x1, y1 और z1 से। तो जैसे लास्ट टॉपिक में किया था वैसे आपको पूरा करना है सेम। इक्वेशन ऑफ PQ अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये इक्वेशन ऑफ PQ जो पास कहां से हो रही है, P से, जो नॉर्मल के DRs वही PQ के DRs, क्योंकि PQ क्या है, नॉर्मल के पैरेलल। अब Q कहां लाई करेगा, प्लेन के ऊपर, जो लास्ट टॉपिक में समझा था हमने। फिर से हम क्या करते हैं, इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू R सपोज किया, यहां से x क्या मिलता है अपने को, AR प्लस x1, y अपने को मिला था BR प्लस y1, और z अपने को मिला था CR प्लस z1। ये किसके कोऑर्डिनेट थे, Q के, ये तो हम पढ़ चुके थे। x2 इट इज सिमिलर टू y2 और इट इज सिमिलर टू
Z2. So these value are the coordinate of point Q. आप ये देखें R की कोऑर्डिनेट क्या सपोज किया हमने, XYZ जो अपने को निकालना भी है. Q क्या होगा, P और R का मिड पॉइंट, तो हम लगाते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. आप समझिएगा, मैं लिखता हूं x प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, x2. ठीक है, तो यहां से x क्या मिलेगा अपने को, 2x2 माइनस x1. बात समझ में आ रही है. अब x2 अपने पास है, ये r कैसे निकालेंगे आप लास्ट टॉपिक समझिए, आपको समझ में आएगा r कैसे फाइंड आउट किया था हमने. तो अगर मैं इसमें x2 की वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 2ar प्लस x1 माइनस x1. तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, 2ar प्लस x1, ये आ गया x. ऐसे ही आप लिखोगे y1 प्लस y2 बाई 2, सॉरी y प्लस y1 बाई 2 इज इक्वल टू y2. यहां से फिर से y क्या मिलेगा, 2y2 माइनस y1. फिर से y2 की वैल्यू पुट करेंगे आप, पुट करने के बाद लास्ट में क्या बचेगा, 2br प्लस y1, ये y निकल आएगा. ऐसे ही आप लिखेंगे z प्लस z1 बाई 2 इज इक्वल टू z2. यहां से आपको z क्या मिलेगा, 2z2 माइनस z1. फिर z2 की वैल्यू कहां से पुट करेंगे आप, ये cr प्लस z1, वो पुट करने के बाद क्या बचेगा, 2cr प्लस z1. तो ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं xyz की, xyz हमने किसको असाइन किया था, आप देख सकते हैं डायग्राम में, xyz आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r. और r मैंने किसको लिया था, r क्या है इसमें, इस p की इमेज प्लेन के रिस्पेक्ट में. बात समझ में आ रही है. तो r हमने असाइन किया था p की इमेज को, हमने q के कोऑर्डिनेट निकाले. ठीक है, अब q के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं वो लास्ट टॉपिक में आप देख सकते हैं कि r हमने कैसे फाइंड आउट किया था. q क्या होगा, पी आर का मिड पॉइंट. तो एक बार q के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाए तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू x2. मैंने क्या लगा दिया इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो इससे अपने को xyz की वैल्यू मिल जाएगी. सो दीज वैल्यूज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r विच इज द इमेज पॉइंट ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन. गॉट इट, आप नोट कर सकते हैं इसको. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. दो लाइन के बीच में एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया कि अगर दो लाइन के डीआरस अपने को दे रखे हों, रेशियो अपने को दिए हों, तो उनके बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला किस में आता है, कॉस थीटा में आता है. ये हम पढ़ चुके हैं. दो प्लेन के डीआरस अगर अपने को दिए हो तो उनके बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला किस में आता है, कॉस थीटा में. ये भी हम पढ़ चुके हैं. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. थोड़ा समझना आप, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये. मैं लिखता हूं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. जब हम दो प्लेन के बीच एंगल की बात करते हैं तो एंगल बिटवीन टू प्लेन का मीनिंग क्या होता है, कभी भी दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड नहीं करते हैं, उनके नॉर्मल के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं. ये तो मैंने डिस्कस किया था कि एंगल बिटवीन टू प्लेन मींस एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. अब हमें निकालना क्या है, एंगल और सॉरी लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है. आप समझिएगा, मान लीजिए लाइन है और ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है. लाइन और प्लेन के बीच में एंगल मैंने क्या सपोज किया, थीटा. अगर ये प्लेन है तो ये क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा. बात समझ में आ रही है. अगर ये लाइन है तो डायग्राम में आप देख सकते हैं थोड़ा स्टिल्ट हो गया है, ऑब्लिक, बट कोई दिक्कत नहीं है. ये क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल क्या है, थीटा. बट लाइन और प्लेन के बीच में एंगल का मीनिंग क्या होता है कि एंगल बिटवीन लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ प्लेन. बात समझ में आ रही है. एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन का मीनिंग होता है कि प्लेन के नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल. थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा होगा लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, जो हमारा आंसर नहीं है. ये हुआ प्लेन का नॉर्मल, ये हुआ प्लेन का नॉर्मल. तो अगर ये 90 है तो ये कौन सा एंगल होगा बेटा, 90 माइनस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. ये प्लेन का नॉर्मल, तो वैसे भी एंगल क्या बनेगा, 90. तो ये रिमेनिंग एंगल कौन सा बचेगा, 90 माइनस थीटा.
तो 90 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आ रही है? तो जब हम एंगल फाइंड आउट करते हैं तो एंगल cos थीटा नहीं आएगा, एंगल क्या आ जाएगा? जब हमने दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट किया था तो cos थीटा में आया था फॉर्मूला, दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट किया था तो भी cos में आया था, क्योंकि उन दोनों में ही एंगल क्या होता है? थीटा। बट जब आप लाइन और प्लेन के बीच एंगल की बात करते हैं तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल का मीनिंग होता है कि एंगल बिटवीन लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो वो क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। इसलिए cos थीटा के फॉर्म में चेंज क्या होता है? इसकी जगह क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा, और जो क्या बन जाएगा? साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? अब जो लाइन है इसको मैंने सपोज किया x माइनस x1 अपॉन में l, y माइनस y1 अपॉन में m और z माइनस z1 अपॉन में n। और जो प्लेन आप देख रहे हैं इसकी इक्वेशन को मैंने ले लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यह है प्लेन की इक्वेशन और यह है लाइन की इक्वेशन। अब लाइन के drs क्या दिए? lmn। याद रखिए lmn लिखने का मीनिंग ये नहीं होता कि वो डायरेक्शन कोसाइन है, वो कोसाइन तभी कहलाएंगी जब उन तीनों के स्क्वायर का सम क्या आ जाए 1, अदरवाइज वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन रेशियो। तो lmn डज नॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन कोसाइन। अगर उनके स्क्वायर का सम 1 है तो वो कोसाइन है, अदर नहीं है। अगर नहीं आ रहा है उनके स्क्वायर का सम 1 तो वो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो होगा। प्लेन के नॉर्मल के drs क्या आ रहे हैं? abc। आप पढ़ चुके हैं कि दो लाइन के drs अगर a1 b1 c1 हो और a2 b2 c2 तो उनके बीच में एंगल क्या होता है? cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। सेम यहां पे आएगा। जो आप abc देख रहे हैं इसको आप एज्यूम कर सकते हैं a1 b1 c1, और जो lmn आप देख रहे हैं lmn क्या है? इसमें लाइन की है डायरेक्शन रेशियो, और abc क्या है? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। तो इनके बीच में एंगल थीटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने आपको समझा दिया। कौन सा एंगल आएगा? 90 माइनस थीटा। जैसे आप a1 a2 करते हैं सेम लिखिए आप a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। रूट में क्या आता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। आप मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि lmn लाइन के डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। अगर कोसाइन हो जाएंगे तो फिर तो ये 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो lmn क्या है? इसमें लाइन के डायरेक्शन रेशियो, और abc क्या है? इसमें प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। तो ये है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। फिर से देखिए आप दो केस, इफ लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल। देखिए लाइन और प्लेन के पैरेलल होने का मीनिंग क्या हुआ? कि प्लेन का नॉर्मल लाइन के पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? प्लेन का नॉर्मल लाइन के पैरेलल हो जाए तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो थीटा क्या आएगा? 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है? 0। तो क्या मिल जाएगा अपने को? AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू 0। इफ लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल तो थीटा क्या हो जाएगा उसमें? 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है? 0। सेकेंड केस, इफ लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। मैं फिर से कह रहा हूं लाइन और प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मीनिंग क्या हुआ? कि प्लेन का जो नॉर्मल है वो लाइन के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है? हम जब भी लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं हम प्लेन का नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल निकालते हैं। तो प्लेन और लाइन अगर पैरेलल है इट मींस कि प्लेन का नॉर्मल लाइन के पैरेलल है तो थीटा क्या बनेगा? 0। और लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है इट मींस कि प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या बनेगा? 90, और साइन 90 क्या होता है? 1। अगर आप 3D में जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि यूजिंग लैग्रेंजे आइडेंटिटी अगर ये फैक्टर 1 हो जाए तो क्या आता है? A/L B/M इज इक्वल टू C/, वहां मैंने लिखा था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C1/C2। ये सेम वही है, A1/A2 या A/L, B1/B2 या B/M और C1/C2 या C/N। These are the two conditions when line and plane are parallel and perpendicular, and this is the angle between line and plane.
ठीक है, आ गया समझ में, नोट करिए इसे। अब लाइन और प्लेन के बीच में एंगल भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन, टू लाई इन अ प्लेन। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेडब्ल्यू मेंस में भी इसके ऊपर बेस्ड सम काफी आते रहते हैं कि कोई भी लाइन अगर एक प्लेन में लाई करेगी तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या होती है। मैं इसके सम कराऊंगा जैसे ये टॉपिक पूरा होता है। मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस IIT मेंस एडवांस में आए हुए हैं वो सारे सम हम करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन, लाइन क्या सपोज की मैंने x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c, या इसको आप ABC ना लेना हो तो L11 आप ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए हम L11 सपोज कर लेते हैं। इसको मैंने L ले लिया, इसको मैंने M लिया और इसको मैंने N ले लिया, ठीक है। L11 मैं फिर से कह रहा हूँ, L11 डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, वो डायरेक्शन रेशियो है। जब तक इन तीनों के नंबर के स्क्वायर का सम 1 ना आ जाए वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकते। और जो प्लेन मैंने लिया है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0। अब हमें ये चेक करना है कि ये लाइन इस प्लेन में अगर लाई करेगी तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होंगे, ठीक है। मतलब व्हाट आर द कंडीशंस टू फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। ये लाइन गिवन है, अगर ये लाइन इस प्लेन में लाई करेगी तो जितने भी पॉइंट इस लाइन पे आएंगे वो भी कहां लाई करेंगे, प्लेन के ऊपर। बात समझ में आ रही है। मैं अगर एक वेरिएबल पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालूं जो लाइन के ऊपर लाई करता है तो यहां से x क्या मिल जाएगा अपने को, x1 प्लस LR, y क्या मिल जाएगा बेटा y1 प्लस MR, और z मिल जाएगा अपने को z1 प्लस NR। तो x y z क्या होगा, इसमें वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जो कहां लाई करेगा, लाइन के ऊपर, और लाइन कहां लाई करेगी, प्लेन के ऊपर। तो अगर ये वेरिएबल पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो जो कोऑर्डिनेट इस वेरिएबल पॉइंट के आ रहे हैं वो क्या करेंगे, प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। सो दीज वैल्यूज विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बात समझ में आ रही है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि लाइन प्लेन में लाई करेगी तो जो भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर आएगा वो कहां लाई करेगा, प्लेन के ऊपर लाई करेगा। तो मैंने क्या किया कि जो लाइन गिवन थी उस पे किसी भी पॉइंट के वेरिएबल फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। जो लाइन है उस पे हमने किसी वेरिएबल पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब ये अपने को निकालना है। तो एक्स वाई जेड क्या है, इसमें वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अगर ये वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर, तो ये वैल्यू क्या करेंगी, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए देखिए, आप जहां पे आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है वहां पे मैं इन वैल्यू को पुट करता हूं। तो ये हो जाएगा a x1 प्लस एल आर प्लस बी y1 प्लस एम आर प्लस सी z1 प्लस एन आर प्लस डी इज इक्वल टू 0। या मैं इसको अरेंज करूं तो a x1 b y1 c z1 प्लस डी, अगर मैं r कॉमन निकालूं तो a l प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। आप इसमें देखिए r को तो हम 0 ले नहीं सकते हैं। सो ये जो कंडीशन बनी है, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r। मैं लिखता हूं उसमें कि सिंस इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ r, r की सभी वैल्यू के लिए ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो अगर r की सभी वैल्यू के लिए अगर ये ट्रू होगी तो फिर ये क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी। जैसे आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो थीटा आप कुछ भी रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या आता है, 1। तो क्योंकि थीटा के सभी वैल्यू के लिए वो क्या बन जाती है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऐसे ही आर की सभी वैल्यू के लिए अगर ये ट्रू है, देयरफॉर इट इज एन आइडेंटिटी। अब फर्स्ट टर्म प्लस आर टाइम सेकेंड टर्म, देखिए आर तो कभी 0 हो नहीं सकता है, लेकिन इन दोनों टर्म्स का सम क्या आ रहा है, 0। आर कैन नॉट बी 0। तो अगर इन दोनों जो ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी हैं, अगर फर्स्ट टर्म प्लस आर टाइम सेकेंड टर्म अगर 0 आ रहा है, इट मींस कि ये 0 होगा,
ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और ये 0 होगा, al प्लस bm प्लस cn। मैंने क्या बोला, इट इज एन आइडेंटिटी बिकॉज इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r। तो फिर ये 0 होगा और ये टर्म 0 होगा, क्योंकि r तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। अब आप ये देखें, फर्स्ट कंडीशन का मीनिंग क्या हुआ, ये कंडीशन तब बनेगी जब लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही हो, लाइन कहां से पास हो रही है, x1 y1 और z1 से, तो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट कहां लाई करेगा, प्लेन के ऊपर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लाइन पासिंग फ्रॉम x1 y1 z1, इसलिए प्लेन भी कहां से पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा। सेकंड जो कंडीशन दी है उसका मीनिंग क्या हुआ, al प्लस bm प्लस cn इज इक्वल टू 0। अगर आप लास्ट टॉपिक को देखेंगे तो ये कंडीशन कब बनी थी, जब लाइन और प्लेन क्या होते हैं, पैरेलल, तब ये कंडीशन बनती है। बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या प्रूव हुआ कि देयरफॉर लाइन लाइज इन द प्लेन, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी लाइन के प्लेन में एग्जिस्ट करने का अगर अपने को चेक करना हो कि लाइन प्लेन में लाई करेगी कि नहीं, तो हमें दो चीज चेक करनी होती है कि जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है क्या प्लेन उस पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है पॉइंट कहां लाई करेगा, प्लेन के ऊपर। तो अगर वो पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो ये 0 आना चाहिए। सेकंड, अगर लाई प्लेन में लाई कर रही है तो लाइन किसके पैरेलल होना चाहिए, प्लेन के पैरेलल होना चाहिए, और वो कंडीशन क्या होती है, al प्लस bm प्लस cn इज इक्वल टू 0। ये हम पढ़ चुके हैं। आ रही बात समझ में। तो जब भी हमको ये चेक करना हो कि कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन, दो चीजें हमको चेक करना होती है। फर्स्ट कंडीशन ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d 0 आना चाहिए। सेकेंड, al प्लस bm प्लस cn 0 आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में क्या प्रूव होता है कि लाइन लाइज इन द प्लेन, क्योंकि लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड, इस कंडीशन से क्या प्रूव होता है कि लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। अब ये कैसे आया कि लाइन प्लेन के पैरेलल है, प्रीवियस टॉपिक जिसमें मैंने डिस्कस किया था एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, उसमें ये कंडीशन मैंने फाइंड आउट की थी। These two are the condition for the existence of a line lies in a plane. Got it? तो इसको आप नोट करें।